everyone, me Nidhi Pathak welcome you all to the first class of accounting. So today we are going to discuss about theory base of accounting. So there are many topics in this chapter. सबसे पहले है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं गैप. ओके, इसके बाद हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेक्स्ट टॉपिक. थर्ड हमारा है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड फोर्थ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो देयर आर 4 topics in this chapter, but today in this class we are going to discuss about only first topic, that is GAAP, that is generally accepted accounting principles. So let's start. सबसे पहले you have to know the full form of generally accepted accounting principles because it is very important from the examination point of view. तो आपको जो है इसका full form याद रखना है पहली चीज़. अब इसके बारे में इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, क्यों ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, वाई दीज आर यूज्ड इन द अकाउंटिंग फील्ड एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस मैन. ओके, सो सबसे पहले हम एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लेंगे कि अगर आप सपोज करो रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हो, जैसे कि देयर आर 2 टीम्स, रोहन्स टीम एंड मोहन्स टीम. ओके, तो ये दोनों लोग हैं, इनकी क्रिकेट का मैच है इनके बीच में. तो ये अगर कोई भी गेम खेलने जा रहे हैं तो इनको इनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे गेम के. ठीक है, क्रिकेट के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि वाइड बॉल अगर आती है तो उसमें आपका नॉट आउट होता है ना. इसी तरीके से जो है और भी रूल्स हैं इसके. अगर ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे ये दोनों, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू जज विच टीम इज गोइंग टू विन. ठीक है, तो किस बेसिस पे हम इनको जज करेंगे? तो कोई भी मैच है, चाहे वो क्रिकेट मैच है, चाहे वो चेस गेम है, चाहे वो फुटबॉल मैच है, हर गेम का कोई ना कोई रूल होता है, हर गेम का जो है वो कोई ना कोई रेगुलेशंस होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है, फॉर द फेयरनेस. इसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग फील्ड में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं. देयर आर सम स्टैंडर्ड्स विच एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू फॉलो. ओके, सो लेट अस डिस्कस विच आर दीज प्रिंसिपल इन दिस लेक्चर. चलिए, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो फर्स्ट है दीज आर स्टैंडर्ड्स. ओके, दीज आर स्टैंडर्ड्स विच एवरीवन हैज़ टू फॉलो. दीज आर लाइक अ बेंचमार्क विच एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू फॉलो for the accuracy of their financial statements as well as books of accounts. Second है हमारे पास guidelines. जिस तरीके से आप suppose करो आप किसी ऑफिस में भी वर्क करते हो कि तो वहाँ पे भी कोई ना कोई रूल्स होते हैं, regulations होते हैं कि what are the timings, what will be the workings are, okay, what will be the paid leaves. ठीक है, सो इसी तरीके से ये गाइडलाइंस होती हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो एक अकाउंटेंट को गाइड करती हैं कि किस तरीके से उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, किस तरीके से उन्हें जर्नल में एंट्रीज करनी है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, इस तरीके से. फिर थर्ड हमारा पॉइंट है प्रोसीजर्स. प्रोसीजर मतलब कि किस स्टेप वाइज टाइप आपने जो है वो अकाउंटिंग में बुक्स में एंट्रीज करनी है, किस ऑर्डर में करनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी है, या फिर हमने कौन से इवेंट्स या कौन सी ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है, कौन सी नहीं करनी. तो ये 3 मेन इनके फीचर्स हैं हमारे प्रिंसिपल्स के. ओके, तो आप ये याद कर सकते हो, सिंपल, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर. सो next important topic is characteristics or features of these accounting principles. So first one is universal. Universal का मतलब क्या है कि these principles apply to all businessmen in the same manner. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो बिजनेस A में अलग होगा उसका रूल और बिजनेस B के लिए अलग रूल होगा. सभी के लिए ये क्या है, सभी के लिए सेम रूल्स हैं, सेम रेगुलेशंस हैं. वैसे तो जितनी भी कंट्रीज़ है हमारी उसमें अलग अलग रूल्स फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग के, लेकिन इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडियन कंपनी, 2 इंडियन कंपनीज, तो दोनों कंपनीज में जो है वो सेम ही रूल्स फॉलो किया जाएगा. ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट ओवर टाइम. So these principles are not made over the night, or these principles have evolved over the time according to the economic needs or accounting needs of the businessman. Okay. Third one is flexibility. Flexibility का मतलब क्या है
There are many methods to calculate various assets, incomes or liabilities in it. For example, inventory. हम अकाउंट्स में अगर स्टॉक या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, सो देर आर वेरियस मेथड्स लाइक लीफो, फीफो. सो इट इज अप टू यू which suits you, the method which suits to you, you can select this. Okay, देन फोर्थ वन इज रेलिवेंस. रेलिवेंस का मतलब क्या है कि जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जब इनको फॉलो किया जाता है बाय द बिजनेस मैन्स, अकाउंटेंट्स, तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और कस्टमर्स. ठीक है, अगर आपको किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. सो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं. सो दीज आर रेलिवेंट टू द इन्वेस्टर्स और आउटसाइडर्स. द लास्ट फीचर इज ऑब्जेक्टिविटी. Objectivity means it is free from unbiasedness. These principles are free from any biasness. Okay, so unbiased. These principles are unbiased. ओके, इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव. ये नहीं है कि एक बिजनेसमैन के लिए जो है ये अलग वर्क करेगा, दूसरे बिजनेसमैन के लिए ये अलग तरीके से वर्क करेगा. यहाँ पे बायसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते टाइम. ओके, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं which is the main topic of today's lecture, that is GAAP, that is accounting principles. So these are divided into two parts. First one is accounting concepts and second one is accounting conventions. So first of all we will discuss what is the difference between them. Okay, so accounting concepts जो हैं, these are theoretical based or these help in the recording of transaction in the books of accounts like journal, ledger, subsidiary books, cash book. And accounting conventions helps in the preparation of financial statements. So these are customs or practices which helps a businessman or an accountant to record statements in financial statements. And accounting concepts are theoretical based and these are guidelines or rules or regulations which help an accountant to record journal entries. Okay, so there are many concepts and there are many conventions. So first of all we will write here what are the accounting concepts and what are the accounting principles. So first accounting concept is business entity concept. Business entity concept. Second one is money measurement concept. Money measurement concept. Third one is going concern concept. Fourth one is revenue recognition concept. Fifth one is cost concept. Sixth one is accrual concept. Seventh one is matching concept. Eighth one is periodicity concept. Okay, so these are accounting concepts and the accounting conventions are convention of full disclosure, convention of materiality, convention of conservatism and fourth one is full disclosure, materiality, conservatism and
10 से. Okay. So these are accounting conventions and these are accounting concepts. So let us discuss one by one. So first accounting concept is business entity concept, and the other name of this concept is separate entity concept. Separate entity concept. So this concept says that the business and the owner of the business are different parties, or these are separate from each other. So the transaction of business will not be equal to the transaction of owner. So यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो अंबानी है, मुकेश अंबानी है, इनकी रिलायंस एंड इंडस्ट्री जो है इनकी कंपनी है. सो अगर इन्होंने अपनी रिलायंस एंड इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने अगर 1 करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्ट किया है, तो हम जो है वो बिजनेस में इसको एज अ कैपिटल नोट डाउन करेंगे और इस पे हम मुकेश अंबानी को इंटरेस्ट पे करेंगे. ओके. एंड इसी तरीके से अगर ये बिजनेस के कैश में से या बिजनेस का कोई एसेट यूज करता है मुकेश अंबानी, फॉर एग्जांपल बिजनेस की कोई कार है, इसके लिए मुकेश अंबानी जो है इसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल गोइंग फॉर अ वेकेशन, तो ये हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रिलायंस एंड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्राइंग्स की तरह इसको नोट डाउन करेंगे एंड इससे हम मुकेश अंबानी से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो भी ड्राइंग्स इसकी होगी. ठीक है. जैसे कि अगर ये कैश पे यूज करता है बिजनेस का, अगर इसने जो है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस यूज किया किसी पर्सनल खर्चे के लिए, जैसे शॉपिंग करवा दी अपनी वाइफ को या अपनी सिस्टर को, तो वो पैसा जो है वो इस कंपनी का माना जाएगा और इसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं और इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ओनर से. ठीक है. सो इस कंसेप्ट की वजह से जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं और जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको अलग अलग रखा जाता है, सेम हम नहीं रखते. अगर ये खुद के इनकम में से या खुद के अपने बैंक अकाउंट में से जो है कैश निकालता है और उससे अगर अपनी कोई कार खरीदता है, हाउस खरीदता है, तो फिर वो उसका पर्सनल खर्चा होगा, फिर उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे. ओके. चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. So this concept says that you should record only those events or only those transactions which you can convert into money or you can measure into money or monetary terms. For example, अगर आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉयज को, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, तो आप इस चीज को रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो कैसा है, वो एफिशिएंट है, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, जो भी ह्यूमन काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उसकी क्वालिटी को आपने जो है वो देखना है, तो इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखोगे. क्यों नहीं लिखोगे? बिकॉज इसको आप मनी के टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते. अब कौन कितना हार्ड वर्किंग है, या अगर आपका कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो आप उसको मनी के टर्म्स में नहीं लिख सकते. ओके. एंड एक और यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे. अब आपका बिजनेस है, सो यू बाय मेनी things, many assets or many goods and all, raw material and all. So suppose you buy 10 chairs, 1 table, okay, then 30 liter of oil, like this. So you don't write like this in your books of accounts. आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 10 चेयर हमने खरीदी है, 1 टेबल खरीदा है, 30 लीटर हमने जो है वो ऑयल खरीदा है. आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करके लिखोगे कि 10 चेयर का प्राइस कितना है, 1000. 1 चेयर का प्राइस कितना है, 500. 30 लीटर ऑफ ऑयल का प्राइस कितना है, 1500. ठीक है, इट जस्ट एन एग्जाम्पल. सो आपको इस तरीके से लिखना है, आपको जो है वो
इस तरीके से नहीं लिखना है और क्वालिटेटिव चीज़ों को नहीं लिखना है, ओनली क्वांटिटेटिव चीज़ों को आप लिखोगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम अगर इस कंसेप्ट को समराइज करें तो इसका क्या हमें आंसर निकलता है। सो द ट्रांजैक्शन विच कैन बी measurable in terms of money you will record in your books of accounts, and the transactions which cannot be measured in terms of money you will not record. Okay, चलिए, next concept is going concern concept. So this concept says that the business is going to continue for the इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और आपने ये नहीं सोचना है कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हुए कि हमारा बिजनेस कल ही या फिर परसों या नेक्स्ट मंथ जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो इसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं उसको हम उनकी कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, जितने पे हमने उसको खरीदा है उस प्राइस पे लिखते हैं, हम उसको उसकी लिक्विडेशन प्राइस पे नहीं लिखते, उसकी लिक्विडेशन वैल्यू पे नहीं लिखते। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब क्या है, सेलेबल वैल्यू, कि वो कितने पे सेल होगा, कितने अमाउंट पे सेल होगा, उस पे नहीं लिखते, हम जितने पे उसको खरीदा है उस पे डेप्रिसिएशन माइनस करके उसको लिखते हैं इन बैलेंस शीट, एंड ट्रांजैक्शंस को भी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, सो ये पर्सन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस को देखेगा, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए देखेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फिक्स एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। तो इसी कंसेप्ट की वजह से हम जो है ये ट्रांजैक्शन को इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी कंसेप्ट्स हैं इनको हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ओके। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। सो कॉस्ट कंसेप्ट हियर assets are recorded at purchase price, that is historical cost, not market value. अब suppose you bought a land of ₹1 crore, तो जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो आप इस लैंड को एज एन एसेट, ये आपका एसेट हुआ, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे बिजनेस करने वाले हो, तो इस लैंड को आप यहाँ पे 1 करोड़ पे ही लिखते हो। आप इसको, जो इसकी करंट वैल्यू है, ये जो मार्केट वैल्यू है, उस पर नहीं लिखते। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के जो है और कंसेप्ट इसमें हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट so very well. So take care you all.